नमस्कार। कथा कथन में आपका स्वागत है। आज सुनिए सुधा जुगरान की लिखी हुई कहानी अंतर्मन का सच। सुधा जुगरान जी की गिनती समकालीन शीर्ष लेखिकाओं में की जाती है। प्रस्तुत है कहानी मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। संध्याकालीन सूर्य का रक्ताभ गोला समुद्र के दूसरे किनारे पर डूबने को तैयार बैठा था। रूमा भी पिछले कई घंटों से प्रस्तर प्रतिमा बन ठाठे मारते समुद्र को निहार रही थी। तभी उसका मोबाइल बज उठा। समीर का फ़ोन था। सॉरी डियर, देर हो जाएगी। हेड ऑफिस से कुछ लोग आए हैं, मीटिंग है, उसके बाद उन्हीं के साथ डिनर। सूचना देकर समीर ने फ़ोन रख दिया। वो अकारण ठंडे फ़ोन को क्षोभ से घूरती रह गई। हृदय को अजीब से विषाद ने घेर लिया। डूबते सूरज की उदास रश्मियों को निहारती रूमा के मस्तिष्क से आज सुबह की घटना नहीं हट पा रही थी। उसकी किटी पार्टी के ग्रुप में मीशा को शामिल हुए अभी कुछ ही महीने हुए थे। इस महीने की किटी उसके घर होनी थी। नियत समय पर सभी किटी मेंबर उसके घर पहुंच गए। मीशा की खूबसूरती व स्मार्टनेस देखकर तो सभी आहें भरते ही थे। अब उसके घर की कलात्मक साज सज्जा देखकर सभी उसका गुणगान कर रहे थे। तभी घर में उसके पति व बेटे ने प्रवेश किया। उसके पति के चेहरे पर नजर पड़ते ही उसे लगा जैसे उसके बदन की आखिरी खून की बूंद भी किसी ने निचोड़ ली हो। मीशा सबसे उनका परिचय करवाने लगी। मीट माय हस्बैंड डॉक्टर राघव एंड माय सन कियान। दोनों ने सबको नमस्ते की। उस पर नजर पड़ते ही राघव की आंखों में एक दर्द भरी नफरत पल भर के लिए चमकी, लेकिन दूसरे ही पल वो सामान्य हो गया। दो चार छिटपुट बातें करके दोनों अंदर चले गए। उसके बाद वो वहाँ न रुक पाई। तबीयत अचानक खराब हो जाने का बहाना कर वो वहाँ से निकल आई, लेकिन घर जाने के बजाय समुद्र के इस एकांत किनारे पर आकर बैठ गई। 24 साल की रूमा 37 की होने जा रही थी। 13 साल के वैवाहिक जीवन के बाद आज भी उसे ऐसा लगता है जैसे वो एक ऐसे पुरुष के साथ रह रही है जिसे आदमी सिर्फ इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि वैज्ञानिक भाषा में आदमी कहलाने लायक उसमें हर अंग मौजूद हैं, लेकिन मनुष्य कहलाने लायक एक भी नहीं। वो एक मशीन है या फिर रोबोट जो अपनी प्रोग्रामिंग के अनुसार काम करता है। भावनाओं व संवेदनाओं से उसका कोई नाता नहीं है। बीतते समय के साथ वो महसूस करने लगी थी कि खुद वो भी समीर की ही तरह एक रोबोट बनती जा रही है। उनकी इकलौती बेटी हॉस्टल में रहकर पढ़ रही थी। पिछले कुछ सालों से अब संवेदनहीन होता अपना जीवन, बनावट की तहों में दबती उसकी स्वाभाविक प्रकृति उसे अब टीस देने लगी थी। आखिर एक क्लास 2 अफसर पिता की बेहद खूबसूरत बेटी ने ज़िंदगी खुद ही तो चुनी थी अपने लिए। अपने असीम सौंदर्य के बल पर मिले इस रिश्ते को उसने बिना आगा पीछा सोचे लपक लिया था। यहाँ तक कि हृदय की गहरी घाटियों से आती प्रेम की बांसुरी की मीठी स्वर लहरी भी उसके महत्वाकांक्षाओं के अनंत आकाश को स्पर्श नहीं कर पाई थी। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से क्यों वो भूला सा अफसाना फिर याद आने लगा था। दरअसल वो भूली ही कब थी, बस शायद आकांक्षाओं के जाल में उलझ कर रह गई थी। लेकिन आज वो अफसाना उसके सामने आकर फिर खड़ा हो गया था। जिस क्षण ये जाना कि खूबसूरत, स्मार्ट व अच्छे घर से ताल्लुक़ रखने वाली मीशा का पति राघव है, वो अजीब दुख भरी ईर्ष्या से भर गई थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि ईर्ष्या मीशा से है या फिर समीर से, जिसने रूमा को खोकर कुछ भी नहीं खोया था, पर रूमा ने समीर को खोकर बहुत कुछ खो दिया था। कुछ बातें, कुछ यादें, कुछ विस्मृत स्वर लहरियाँ हृदय की गहराइयों से रास्ता टटोलती उसकी स्मृतियों की उंगली पकड़ मस्तिष्क पर दस्तक देने लगी थी। बहुत बार ऐसा होता था और वो खटाक से रिवाइंड होती स्मृतियों का बटन ऑफ कर देती, लेकिन आज न रोक पाई उन स्मृतियों को। बहने लगी वे। मानस पटल पर चलने लगे कई भूले बिसरे चित्र। चलने दिया उसने भी, बहने दिया उनको। 5 फीट 5 इंच लंबी छरहरी गोरी चिट्टी, कंधों तक लहराती घनी केश राशि, बेदाग सौंदर्य की धनी रूमा जब अपनी सहेलियों के संग कॉलेज कैंपस में कदम रखती तो कई लड़कों के क्या, लड़कियों के दिल भी डोल जाते। उस रूप गर्विता को पता रहता कि हर नज़र उस पर है। वो अपनी गर्वीली चाल से चलती हुई सामने से गुजर जाती। उसकी सखियाँ उसकी सुंदरता पर कॉम्प्लीमेंट देती। लड़के आहें भरते, लेकिन वो जरा भी तरजीह न देती। उसकी दृष्टि में सुंदरता कोई योग्यता न थी। माता पिता से मिला विरासतीय गुण था या फिर दैवीय वरदान। इसमें अपनी क्या खासियत है और क्या फ़ायदा? ऐसी अपनी घनिष्ठ सहेली सुमन से उसने एक दिन पूछा। तू पागल है, मुझसे पूछ, सुंदरता कितनी बड़ी योग्यता होती है। ये नहीं तो सारी डिग्रियां धरी की धरी रह जाती हैं। सुमन बोली। वो कैसे?
उसने अपनी निगाहें सुमन के सांवले मुखड़े पर टिका दी। उसकी ठिगनी काया को ध्यान से देखने लगी। मेरी मम्मी मेरे लिए फेयरनेस क्रीम ला ला कर थक गई, पर रही वही काली की काली। जहाँ भी शादी की बात चलती है रिजेक्ट हो जाती हूँ, सुमन बड़बड़ाते हुए बोली। तो तू शादी के बाजार में रिजेक्शन को जिंदगी के बाजार में रिजेक्शन क्यों मानने लगी है? क्लास की सबसे होशियार लड़की किसी बड़ी प्रतियोगी परीक्षा में सेलेक्ट होगी और तथाकथित सुंदर व सुंदरियों को अपने कदमों में झुकाएगी। ऐसे शेख चिल्ली वाले सपने मेरे लिए सिर्फ तू ही देख सकती है, मेरी माँ नहीं। सुमन मुंह लटकाकर बोली। ए सुनना। दूसरे पल वो सरल चपला फिर खिल उठती। तुझे तो कोई पहली नज़र में पसंद कर लेगा, है ना? पर मुझे भी तो कोई पहली नज़र में पसंद आना चाहिए। रूमा मुस्कुरा उठी। उसे सुंदरता के पीछे भागने वाले दीवाने जरा न भाते। कोई ऐसा हो जिसके मुंह से अपनी सुंदरता की तारीफ सुनना उसे गुदगुदा जाए, तन में तरंगें छिड़ जाएं, हृदय की घाटियों में कोई ऐसी मीठी बांसुरी बजाए कि कली कली चटक जाए। और ऐसा हुआ जब राघव उसके सामने आया। वो भोला सांवला बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखों वाला युवक उसे कोचिंग क्लास में मिला। कितना ज़बरदस्त सम्मोहन था उन खोई खोई सी गंभीर आंखों में, जिनकी आत्मविश्वास की गहरी चमक देखकर वो ठगी सी रह गई, जिनके आकर्षण ने उसे डूबने के लिए मजबूर कर दिया, जिनके सामने अपने चुलबुले नैनों का सौंदर्य फीका लगने लगा। उसकी सांवली रंगत की आभा में उसका अपना चंपई रंग आभा खो बैठा। उसकी मजबूत कदकाठी में अपनी नाजुक काया समाहित कर देने के लिए हृदय कसमसा उठा। रूमा को लगा उसके हृदय की तमाम घाटियों में अनगिनत कलियां चटक गईं, जिनकी खुशबू में उसका तन मन सराबोर हो गया है। प्रेम के हजारों पक्षी एक साथ चहचहा उठे हैं, लेकिन राघव उसकी इन पुनीत पावन निर्मल नवीन भावनाओं से बिल्कुल अनभिज्ञ था। एक दिन क्लास में देर से पहुंचने के चलते लेक्चर के बीच असमंजस में खड़े राघव को देखकर रूमा अपनी जगह पर थोड़ी सी खिसक गई। कोई चारा ना देख राघव भी संकोच के साथ उसके बगल में बैठ गया। रूमा का सर्वांग थरथरा उठा। ऐसा नहीं था कि किसी लड़के का ये पहला स्पर्श था। कोएड में पढ़ते पढ़ते न जाने कितनी बार साथ बैठना हुआ, लैब में साथ साथ काम करते हाथों का टकराना हुआ। फिर क्या था राघव के स्पर्श में? पहली बार जाना कि इच्छित पुरुष का स्पर्श कितना रोमांचित कर देता है। वो पूरे लेक्चर में उस अनिर्वचनीय सुख के एहसास में डूबती उतराती रही। लेक्चर खत्म भी हो गया। थैंक्स रूमा जी। उसकी तंद्रा तब टूटी जब राघव ने उसे थैंक्स कहा। रूमा, ओह कितना सुंदर नाम है उसका। ये एहसास भी तो आज पहली बार हुआ था। हजारों करोड़ों ने उसका नाम लिया होगा अभी तक, लेकिन राघव के होठों से उसका नाम उच्चारित होते ही जैसे अर्थ ही बदल गया। अब कोचिंग क्लास जाना एक उत्सव की तरह लगने लगा। सुंदरता को गुण न मानने वाली रूमा शीशे में खुद को अब राघव की नज़र से निहारने लगी। राघव की खोई खोई सी आंखों की कसक उसकी खुद की आंखों में भी उतरने लगी थी। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे रूमा की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। लेकिन इश्क में अगर गुरूर है तो हुस्न भी कौन सा सरलता से झुकना जानता है। अक्सर जीन्स के ऊपर टी शर्ट लापरवाही से डालने वाली रूमा आज बेबी पिंक कलर के पैंट सूट में थी, क्योंकि आज उसका जन्मदिन था। स्कूटी पार्किंग में खड़ी कर वो तेजी से अंदर जा रही थी कि मोबाइल पर बात करते हुए सामने से आते राघव की नज़र उस पर नहीं पड़ी और ज़बरदस्त भिड़ंत हो गई। सूट की आदत ना होने के कारण इधर उधर से दुपट्टा संभालती रूमा भी उसे न देख पाई, इसलिए गुस्से में चिल्ला पड़ी। व्हाट नॉनसेंस, दिखता नहीं है क्या? कहते हुए उसने ऊपर देखा तो राघव उसके बदले हुए रूप को मुग्ध भाव से निहार रहा था। सुंदर चेहरे गुस्से में कितने अच्छे लगते हैं, है ना? राघव के मुंह से निकला। क्या? रूमा जैसे आसमान से धरती पर गिरी। जी आप बहुत सुंदर हैं सच, नक्श शिक तक। सुनकर रूमा खिलखिलाकर हंस पड़ी। अरे हाँ, ये फूल आपके लिए, कहकर राघव ने पैंट की जेब से एक मुड़ा तोड़ा इकलौता गुलाब निकाला और रूमा की तरफ बढ़ा दिया। हैप्पी बर्थडे। गुलाब की पंखुड़ियाँ लगभग झड़ चुकी थीं। राघव के हाथ में सिर्फ डंडी थी। रूमा को समझ नहीं आया क्या करे। जी इस डंडी में पहले पंखुड़ियाँ चिपका लीजिए फिर दीजिएगा, कहकर वो अपनी मुस्कान दबाती क्लासरूम की तरफ चली गई। क्लासरूम में सुमन चुपचाप बगल में आकर बैठ गई। रूमा को अपनी हंसी रोकनी मुश्किल हो रही थी। राघव झेपती से मुस्कान लिए दूर बैठा था और सुमन कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं वाले अंदाज में बैठी थी। क्लास के बाद सुमन ने रूमा को पकड़ लिया। माजरा क्या है, पूरी दाल काली नज़र आ रही है मुझे तो। रूमा ने हंसते हंसते उसे भिड़ंत वाली कहानी सुना दी। लेकिन उसे तेरा बर्थडे कैसे पता चला? इसका मतलब बेचैनी उधर भी है। पर यार मुझे डर है
कहीं वो वाकई गुलाब की पंखुड़ियाँ चिपका कर न ले आए। सुमन खिलखिलाते हुए बोली, दिमाग तेज है पर इश्क के मामले में कितना पैदल है ना? तुझे भी यही पसंद आया? मुझे हमेशा यूनिक चीज़ें ही पसंद आती हैं। जी मुझे भी। पीछे से आई आवाज़ पर दोनों ने घूमकर देखा तो राघव गुलाब के फूलों का बुके हाथ में पकड़े खड़ा था। रूमा से कुछ बोला ही नहीं गया। सूट का बेबी पिंक कलर उसके गालों के रंग से घुल मिल गया था और राघव फूल उसके हाथों में पकड़ाकर जा चुका था। राघव क्या मिला, रूमा के हृदयाकाश में बिन बरसात के जैसे इंद्रधनुष खिंच गया। बिन बसंत आए ही हृदय में असंख्य फूलों की घाटियां महक उठीं। तीनों का कॉलेज का फाइनल ईयर था। फाइनल इम्तिहानों के बाद राघव ने पीएचडी करने का निर्णय लिया। शादी के बाजार में अनफिट होते होते कुशाग्र बुद्धि की सुमन ने आईएएस की तैयारी करने की ठान ली। रूमा के घर में उसके विवाह की सरगर्मियां तेज हो गईं। सुनकर उसने मम्मी पापा को राघव के विषय में बताया। एक स्कूल मास्टर का बेटा, साधारण परिवार। मम्मी पापा को इतना पसंद नहीं आया पर रूमा की पसंद समझ कर मिलने चले गए। लेकिन जब राघव उसकी दोनों छोटी बहनों व माता पिता से मिले तो सहर्ष स्वीकृति दे दी। सज्जन लोग हैं, माता पिता, राघव सब रूमा को बहुत प्यार से रखेंगे। राघव योग्य है, भविष्य में बहुत तरक्की करेगा। आर्थिक संपन्नता का क्या, वो तो कल आ ही जाएगी। पर अच्छे आचार विचार संस्कार बाद में नहीं सीखे जा सकते। मम्मी पापा के विचार अलग थे। कितनी सरलता से किस्मत ने उसकी आकांक्षाओं के आकाश में सितारे सजा दिए थे। दोनों परिवार वचनबद्ध हो गए और ये तय हुआ कि राघव की पीएचडी होते ही सगाई और जॉब लगते ही शादी कर दी जाएगी। सुमन ने खूब छेड़ा, तुझे तो तेरा सजन सांवरा मिल गया, मेरा राजकुमार कब ढूंढेगी? तेरे लिए भी ढूंढती हूँ तेरा सांवरा, रूमा हंसकर बोली। उसके बाद सुमन अपनी आईएएस की तैयारी में लग गई। राघव भी अपनी पीएचडी में व्यस्त होता जा रहा था। रूमा जॉब करने लगी थी। वो दिन सुमन के लिए सारे संसार की एक साथ मिली खुशियों जैसा था जब दूसरे प्रयास में वो आईएएस में न केवल सेलेक्ट हुई थी बल्कि उसने तीसरी रैंक भी हासिल की थी। देखा, मैं ना कहती थी कि एक दिन तू बड़ी प्रतियोगी परीक्षा में सेलेक्ट होगी और तथाकथित सुंदर और सुंदरियों को अपने कदमों में झुकाएगी। रूमा उसके लिए बहुत खुश थी। लेकिन रूमा आश्चर्यचकित रह गई जब मजाक में कही उसकी बात अक्षरशः सत्य हो गई। एक दिन सुमन घर आई और लरजते थिरकते शब्दों में अपने राजकुमार के मिलने की खबर सुनाई। क्या बताऊं रूमा, कितना सुंदर है, गोरा चिट्टा लंबा। पिता आर्मी अफसर हैं, माँ कॉन्वेंट स्कूल की टीचर है और बहन लंदन में है। पर तेरा राजकुमार करता क्या है? आईएएस अफसर है, एमपी कैडर का। सुमन गर्व से बोली, कल ही बात पक्की करने आ रहे हैं। तू टाइम से पहुंच जाना, शादी मेरी ट्रेनिंग खत्म होने के बाद होगी। दूसरे दिन वो सुमन के घर गई तो यश को देखकर ठगी सी रह गई। इतना सुंदर, स्मार्ट व जिंदा दिल आईएएस अफसर। ठसक वाले माता पिता, संपन्नता व नफासत उनके रहन सहन व बोलचाल से झलक रही थी। ये सब उस सुमन के भाग्य में लिखा था जो हमेशा अपने सांवले रंग के कारण रोती रहती थी। और ये सब उसने अपनी मेहनत, अपनी कुशाग्र बुद्धि से हासिल किया था, न कि सौंदर्य के बल पर। सुमन अपनी ट्रेनिंग पर चली गई लेकिन रूमा के व्यक्तित्व पर गहरी उदासी ने डेरा डाल दिया। ना चाहते हुए भी वो सुमन के प्रति ईर्ष्याग्रस्त हो गई। राघव का फ़ोन आने पर बात करने का उत्साह कम होने लगा। उसके घरवाले मिलने आते, उनकी जो सरलता, सहजता, सज्जनता व प्यार की निश्चलता उसे पहले उनका गुण लगता था, अब गंवारपन लगने लगा। सुमन का तो सिर्फ अभी रिश्ता ही तय हुआ था, पर क्या ठसका था ससुराल वालों का। राघव के साथ शुरू के खूबसूरत साल संघर्ष में ही निकल जाएंगे। धीरे धीरे उसकी सोच प्रैक्टिकल होती जा रही थी। इस सोच को बल मिला जब एक शादी में समीर के परिवार ने उसे देखा। इतनी सुंदर लड़की का पता करने में उन्होंने जरा भी देर नहीं लगाई। उसके पापा जब घर आकर मम्मी को बता रहे थे तो उसकी सुप्त इच्छाओं ने, सुमन के प्रति दबी ईर्ष्या ने उसके अंदर अंगड़ाई ले ली। पापा जब मम्मी को बताने जा रहे थे तब रूमा के अंदर जुड़ने और टूटने का सिलसिला जारी था। जो सोच इतने दिनों से उसके मस्तिष्क को सहला रही थी वह अनायास ही मजबूत हो से रास्ता दिखाने लगी। वैसे भी पिछले 2 वर्षों में राघव का आकर्षण कम हो गया था, इसलिए उसने समीर की दुल्हन बनने का निश्चय कर लिया। हालांकि साधारण रूप रंग व शख्सियत वाले समीर के सामने राघव की अनुपम छवि याद आ जाती। संवेदनाओं व भावनाओं के मामले में कृपण समीर उसे बेहद व्यावसायिक लगता। लेकिन ये सब उस समय भौतिक सुख साधनों के लालच के नीचे कहीं दब गया। मम्मी पापा को कुछ बुरा लग रहा था लेकिन बेटी की इच्छा के आगे चुप रह गए। सुमन ने सुना तो टूट सी गई। ये क्या कर रही है रूमा? याद रखना, राघव बहुत स्वाभिमानी लड़का है।
अपने स्वाभिमान के पर्दे के पीछे अपना आहत हृदय छुपा लेगा, पर तुझसे कैफियत मांगने नहीं आएगा। तू हीरे को ठुकरा रही है, गुलाब की पंखुड़ियां तो तूने बिखेर दी, पर गुलाब के कांटों की चुभन तुझे ताउम्र लहूलुहान करती रहेगी। सुमन उसके विवाह में भी नहीं आई थी। पिछले 13 सालों में राघव सशरीर भले उसके साथ न रहा हो, पर उसके होने का एहसास उसके वजूद के साथ हमेशा लिपटा रहा। आज राघव को देखकर उसका जख्म हरा हो गया। यादें उसके गालों से अनवरत बह रही थीं। उसका दिल इस समय किसी बेहद अपने से बात करने को हो रहा था, जो उसकी पीड़ा को महसूस कर सके। तभी उसका मोबाइल बज उठा। मम्मी का फ़ोन था। मम्मी पहली आवाज़ में ही बहुत कुछ महसूस कर गई। क्या हुआ? आवाज़ से लग रहा है तू काफ़ी देर से रो रही थी। जवाब में रूमा ने रोते रोते सारी दास्तां कह सुनाई। मम्मी से अधिक भला बेटी को कौन जान सकता था। पल भर की चुप्पी के बाद बोली, रूमा, तुम आज फिर ईर्ष्याग्रस्त हो रही हो। तब भी तुम सुमन के भाग्य से ईर्ष्या कर अपने लिए गड्ढा खोद बैठी। अब फिर अपने जज्बातों पर नियंत्रण न रख राघव की ज़िंदगी में अनजाने ही जहर घोल रही हो। अगर आज राघव अपनी ज़िंदगी में असफल होता तो तुम उसको याद कर रोती नहीं, बल्कि कहीं ना कहीं अपने निर्णय पर सुकून महसूस कर रही होती। प्रेम इतना भी नासमझ नहीं होता कि वो स्वार्थ ना समझे। तुम राघव की ज़िंदगी से अब बहुत दूर जा चुकी हो। बेहतर यही होगा कि या तो उस किटी पार्टी को छोड़ दो, या फिर अपने जज्बातों पर लगाम ही नहीं बल्कि पूरी तरह से ताला लगाकर चाबी फेंक दो, कहकर मम्मी ने फ़ोन रख दिया। वो ठंडे फ़ोन को घूरती रह गई। समुद्र की लहरें नीम अंधेरे में भयंकर अट्टहास कर रही थीं। मम्मी ने वो सच कह दिया था जो उसका अंतर्मन स्वयं भी महसूस कर रहा था। अभी आप सुन रहे थे सुधा जुगरान जी की लिखी हुई एक खूबसूरत कहानी अंतर्मन का सच। उम्मीद है कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कहानी को लाइक ज़रूर करिएगा। और हाँ, अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या चैनल पर आज पहली बार आए हों तो चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।